दोस्तों, आज हम अभी हाल ही में चर्चा में रहा एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, इसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं क्योंकि काफी ज्यादा ये जो चीज है, ये जो कंटेंट अभी हाल ही में रामनाथ कोविंद जी ने सौंपा है द्रौपदी मुर्मू जी को, तो ये इससे जो है हम उन बातों पे चर्चा करने वाले, पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे कि ये चीज है क्या, और इससे जुड़ा हमारे आने वाले एग्जाम्स जो हैं उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ उन्हीं बातों पे चर्चा करने वाले हैं। पहले इसके कंसेप्ट को समझेंगे और फिर उसके बाद इससे बनने वाले प्रश्न पे जो हमारा थ्योरी होगा उसके ऊपर बात करेंगे, जो फैक्ट होगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो एक राष्ट्र एक चुनाव की अगर हम बात करें तो इसमें क्या है, इसका जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, इसका गठन आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि इससे प्रश्न पूछ सकता है सीधे सीधे फैक्ट के तौर पे। तो एक राष्ट्र एक चुनाव के लिए जो समिति बनी थी उस समिति का गठन कब हुआ था? 2 सितंबर 2023 को। हालांकि एक चीज ध्यान रखिएगा, जब अमित शाह जी ने जब ट्वीट किया था तो उसमें एक बात वहां पे लिखा था कि 2014 के उन्होंने मैनिफेस्टो में ये बात का जिक्र किया था। ठीक है, तो वो अपने चुनावी घोषणा था उस समय, लेकिन इसमें समिति का जो गठन हुआ था वो कब हुआ था? 2 सितंबर 2023 को। ठीक है, और इस समिति में जो सदस्य थे, तो सदस्य कौन थे? रामनाथ कोविंद जो थे, ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति जी हैं और यही इस कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी के यहाँ से क्या था? ये अध्यक्ष थे। इसीलिए हम लोग इसको जो कोविंद है इस समिति के हिसाब से इसको समझते हैं। ठीक है, जनरली जो समितियां बनी है, चाहे आप पीछे के जाके देखें, गेलकर समिति वगैरह या फिर पीछे मेहता समिति, रंगराजन समिति, इसमें क्या होता है, सदस्य तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो सदस्य का अध्यक्ष होता है, उस समिति का जो अध्यक्ष होता है, जो सदस्य, उसी के नाम पे उस समिति को हम लोग बोल देते हैं। ठीक है, तो इसको या तो आप नॉर्मली एक राष्ट्र एक चुनाव की समिति मानिए, जनरली प्रश्न में आपसे कोविंद समिति के नाम से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद हरीश साल्वे क्या है? ये एडवोकेट है। ठीक है, और उसके बाद अमित शाह जी थे, इसमें जो बीजेपी के इस समय हमारे और बीजेपी के इस समय कार्यकर्ता भी हैं, आप कह सकते हैं पार्टी में लीडर भी है, कैबिनेट मिनिस्टर भी और गृह मंत्री भी है। उसके साथ अधीर रंजन चौधरी है कांग्रेस की तरफ से। गुलाम नबी आजाद जो थे, ये कौन है? ये डीपीए की तरफ से थे। इसके अलावा हमारे एमके सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप, हरीश साल्वे, ये भी क्या थे? एक एक्सपर्ट के तौर पे यहाँ पे मिले थे। ठीक है, जैसे कोविंद जी जो थे पूर्व राष्ट्रपति थे, हरीश साल्वे साहब जो थे वो एडवोकेट के रूप में भी होते हैं। जाहिर सी बात है, जब कोई समिति बनती है उसके ऊपर कोई विचार किया जाता है तो इस विचार में कोई ऐसी चीज ना आ जाए जो कि बाद में चल के कोर्ट वगैरह में चली जाए, तो किसी भी समिति में एक जरूर आते हैं। ठीक है, इसके अलावा अमित शाह, अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी, एमके सिंह, डॉक्टर सुभाष कश्यप और हरीश साल्वे, ये टोटल 8 लोगों की कमेटी थी। ठीक है, सदस्य कितने लोग थे? 8 लोग थे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और इस समिति ने क्या किया है? लगभग 18,662 अगर एग्जैक्ट देखें तो, बट 18,000 से ज्यादा पेज में क्या किया है उन्होंने? उस रिपोर्ट को पेश किया है। ठीक है, अर्जुन मेघवाल साहब को क्या किया गया है? ये एक तरीके से विशिष्ट अतिथि के तौर पे इस समिति में थे। इस समिति के मेंबर नहीं थे लेकिन अतिथि के तौर पे इनको भी वहां पे इन्वॉल्व किया गया था। तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कोविंद समिति में जो है वो विशिष्ट अतिथि के रूप में कौन था? तो अर्जुन मेघवाल जी। ठीक है, ये 8 लोगों का तो आपको नाम याद रखना है, अर्जुन मेघवाल जी का भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इस समिति में जो सुझाव दिए गए वो सुझाव किस तरीके से दिए गए हैं? सुझाव में ये कहा गया कि हम एक राष्ट्र एक चुनाव करेंगे, उसको 2 चरण में करेंगे। ठीक है, पहले चरण में हम लोकसभा और विधानसभा के चुनाव कराएंगे। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हम पहले चरण में कराएंगे और दूसरे चरण में हम लोग 100 दिन के अंदर, ये बात ध्यान रखिएगा कि दूसरे चरण में ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, 100 दिन के अंदर हम दूसरा चरण जो हमारा लोकल बॉडी का होता है उसका हम लोग कराएंगे। ठीक है, तो 2 चरण में चुनाव, पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा का, दूसरा चरण 100 दिन के अंदर ही क्या होगा? आपका लोकल बॉडी का होगा। इस तरीके से पूरा सिर्फ 100 दिन के अंदर क्या होगा? पूरे देश से सारे चुनाव का सिस्टम खत्म हो जाएगा। एक्चुअली में हुआ क्या था कि कई सारी पार्टियों का ऐसा होता है, आपको पता ही होगा, हमारा जो देश है वो हमेशा चुनाव मोड में लगा रहता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि कोई भी हो, जैसे अगर हम भाजपा पार्टी की बात करते हैं तो अभी हाल ही में आपका मध्य प्रदेश वगैरह में चुनाव था, तो जो हमारे कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं वो भी चुनाव प्रचार में जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि वो अपना खुद का जो देश का काम होता है उसको नहीं कर पाते हैं। अब अगर ये 100 दिन में काम खत्म हो जाएगा चुनाव का, तो बाकी
4 साल, 4.5 साल, पौने 5 साल के करीब इनके पास रहेगा ना, जिसकी वजह से क्या करेंगे, देश के हित में कुछ काम कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा कह सकते हैं कि फायदे की बात आपके लिए है, ठीक है, कि जो वहां पे कैबिनेट मिनिस्टर होगा वो देश के लिए उसके पास समय बहुत ज्यादा होगा, प्रचार में उसका समय बर्बाद नहीं होगा, ठीक है। तो 100 दिन के अंदर इस समिति के द्वारा जो सलाह दी गई, याद रखिएगा ये अभी लागू नहीं हुआ, ये सलाह दी गई है समिति का कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चुनाव करा सकते हैं। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद चूंकि अभी तो नहीं, क्योंकि चुनाव आपका आज से ही लागू होने वाला है उसका आचार संहिता, तो इसमें जो चुनाव जीतता है वो फिर अपने कैबिनेट में लाएगा, फिर विधान लोकसभा में, फिर राज्यसभा में ये सब पारित होगा, उसके बाद चीजें आपकी आगे बढ़ेंगी, ठीक है। अभी ये सिर्फ सलाह दी गई है। इसमें सुझाव किस तरीके से दिया गया था कि अब सबसे बड़ा जो इसमें चुनौती आएगा, ठीक है, चुनौती किस बात का आएगा, जैसे मध्य प्रदेश में अभी चुनाव हुआ है, ठीक है, 23 में, तो जाहिर सी बात है 5 साल बाद 28 में फिर से वहां पे चुनाव होगा, तो फिर आप डायरेक्टली 29 में, क्योंकि इसमें यही कहा गया है कि 2029 से इसको लागू करने का प्रावधान किया जा सकता है, ठीक है। तो आखिर 2029 में फिर क्या 1 साल के लिए चुनाव होगा, तो यहाँ पे समस्या उठने वाली है। तो इसमें क्या किया गया है, कुछ सलाह दिए गए हैं कि किस तरीके से हम किन किन राज्यों के प्रति कैसे हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें क्या कहा गया है, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम। आंध्र प्रदेश का, अरुणाचल प्रदेश का, उड़ीसा का और सिक्किम का, चूंकि इसी साल उनका भी पीरियड खत्म हो रहा है, यानी कि उनका भी जो पीरियड है 5 साल का वो खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है अगले साल जो होगा, अगला जो चुनाव होगा इनका 29 में ही होगा, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, 5 साल का ये पूरा अपना टाइम पूरा कर लेंगे। लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, इनमें क्या होगा, इनमें कुछ कम करना पड़ेगा, क्योंकि इनके चुनाव अक्टूबर नवंबर में होने वाले हैं, बस में यदि अक्टूबर नवंबर में होंगे तो फिर वो 5 साल का पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसमें ये सलाह दी गई कि इनका जो अगला वाला चुनाव होगा, इस वाले चुनाव को पूरा करने के बाद जो अगला वाला होगा उसमें 5 से 8 महीने लगभग कम करके उसको किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया बिहार में, तो बिहार का जो मौजूदा कार्यकाल चल रहा है उसको कहा गया कि ये पूरा चले, अगला वाला कितने का हो, तो अगला वाला 3.5 साल का, ठीक है, क्योंकि अभी बीपीएससी के एग्जाम्स बहुत ज्यादा तेजी से चल रहे हैं, तो इस चीज को आप ज्यादा ध्यान रखिएगा कि बिहार का जो काम किया गया है उसमें मौजूदा पूरे कार्यकाल की सलाह दी गई है, और साथ ही साथ अगला वाला जो चुनाव हो जाएगा, मतलब अब पूरा कार्यकाल हो जाएगा उसके बाद चुनाव होगा, उस चुनाव को 3.5 साल का रखा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी, इसमें क्या है, मौजूदा वाले को ही 3 साल 7 महीना कम करना पड़ेगा, यानी मौजूदा वाला ही पूरा नहीं करना होगा, ठीक है। और फिर अगला वाला जो चुनाव होगा वो भी 3 साल का ही रखना होगा, बात समझ में, क्योंकि आप भी सोचिए जिसमें चुनाव 2027 में होगा, जैसे अपने यूपी में भी होने वाला है, तो 2027 में अगर चुनाव होता है तो आप ही बताइए कि वो कैसे पूरा रख सकता है, ठीक है। तो इसमें ये कहा गया कि मौजूदा वाले में ही कटौती कर दीजिए कुछ, और कुछ अगले वाले में कटौती कर दीजिए, ठीक है। तो मौजूदा वाले में क्या करना है, 3 साल 7 महीने का कटौती करना है, और अगले वाले में क्या करना है, अगला वाला जो होगा वो 3 साल का होने वाला है, ठीक है। उसके बाद तीसरे पीरियड में जो रखा गया ग्रुप में वो क्या है, उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, फिर से उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, पंजाब, इसमें जो मौजूदा वाला कार्यकाल है उसको 3 से 5 महीना कम कर दे, जैसे उत्तर प्रदेश में 22 में हुआ था तो 27 में होने वाला है, उसको 27 में क्या किया जाए, 3 से 5 महीना कम कर दिया जाए, ठीक है। और फिर अगला वाला जो होगा वो कितने का होगा, लगभग 2.25 साल का होगा, चलिए, ठीक है, यानी मौजूदा वाले में भी कुछ कम करिए और अगला वाला 2.25 साल का होगा, ठीक है। नेक्स्ट में कहा गया है गुजरात, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, इसमें मौजूदा वाला में क्या करना होगा, आपको 13 से 17 महीने कम करने होंगे, लगभग 1.5 साल से 1.5 साल, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, 13 से 17 महीना आप कम करिए और बाद वाला सिर्फ 2 साल का रखिए, बस समझ गए। इस समय मौजूदा वाले को 13 से 17 महीना कम कर दीजिए, यानी 5 साल को पूरा न करिए, उसको 4 साल में या 3.5 साल में खत्म कर दीजिए, और अगला वाला जो होगा उसको कितने साल में रखना है, 2 साल के लिए रखना है, ठीक है। तो ये पूरी सलाह दी गई है, और इसी सिफारिश को लाया गया है, लगभग 18,000 पेज का ये सिफारिश जो है वो आया है द्रौपदी मुर्मू जी को कल का, ठीक है, कल से 14 मार्च का, ठीक है। तो इसमें क्या है कि 18,662 पेज का जो निचोड़ है, हमको जो एग्जाम के हिसाब से पढ़ना, उसमें क्या पढ़ना है, इस समिति का गठन कब हुआ, इसमें कितने सदस्य थे, कौन कौन सदस्य थे, उसमें जो थे अर्जुन मेघवाल जी जैसे यहाँ पे अतिथि के रूप में थे, ठीक है। इसके अलावा इसमें जो 2 चरण के चुनाव की बात की गई है, पहले चरण में लोकसभा विधानसभा एक साथ कर दिया जाए, उसके बाद लोकल बॉडी को
100 दिन के अंदर दूसरे वाला चुनाव कर लिया जाए, ठीक है। अब इसमें भी जो है चुनाव आयोग को जो है वो सिफारिश किया गया है कि वो क्या करे, एक इस तरीके का डाटा तैयार करे जिसमें क्या हो कि पहले क्या होता है जैसे नामांकन वगैरह होता है, जैसे चुनाव की जो लिस्ट बनती है उस लिस्ट को भी इनको मर्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत सारे काम होंगे, तो इतना जल्दी इसको नहीं, इसलिए इस साल से नहीं, इस बार से नहीं, इसको अगले से, क्योंकि अभी क्या होगा राज्य को भी इसमें पास होना होगा। और आपको पता है इसमें जो ग्रुप बनाते हैं इसमें लगभग 47 जो पार्टियां थी इनसे पूछा गया था, ठीक है। और उन 47 में से 32 पार्टियों ने कहा कि हाँ ये सही है, यानी पक्ष में जो वोट पड़ा है वो 32 पार्टियों का पड़ा है, जबकि 15 पार्टियां इसमें विपक्ष में रही। बात समझ में आया? 15 पार्टियां इसमें विपक्ष में रही हैं और जबकि 32 पार्टियां इसमें क्या की हैं, इस चीज के ये जो सुझाव दिया गया है कोविड समिति के द्वारा इसके पक्ष में रही है। बात समझ में आया? तो इसमें इस चीज को ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक चीज और है कि इसकी जो चुनौतियां हैं या फिर इसके फायदे क्या हैं। तो फायदा मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, क्या कि इससे क्या होगा, जो कैबिनेट के मंत्री होंगे वो अपने चुनाव में समय बर्बाद करने की अपेक्षा जनता के कामों को ध्यान से देंगे, ठीक है। दूसरा इसमें फायदा क्या होगा, क्योंकि हमारी जो पुलिस महकमा है, जो पुलिस विभाग हमारा है, आप जानते हैं जब भी चुनाव होता है तो उनको सारी देख रेख करना होता है, हर व्यवस्था करनी पड़ती है, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि उसको थोड़ा सा रियायत मिलेगी और वो भी क्या करेगा, क्राइम वगैरह की चीजों पे ज्यादा ध्यान देगा, ठीक है। इसके अलावा जो होता है बार बार आप देखते हैं चुनाव की गिनती कराना, ठीक है, उसके बाद सारी चीजें तैयार करना, तो इसमें पैसे का भी वेस्टेज बहुत ज्यादा होता है, तो उस पैसे की वेस्टेज को भी रोका जा सकता है, ठीक है। और फायदे की बात अगर हम लोग एक और करें तो चूंकि इस आयोग का कहना है कि जब एक ही साथ इलेक्शन होगा तो इसमें मतदान करने का जो प्रतिशत होगा वो भी बढ़ेगा, क्योंकि जैसे मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था, ठीक है, तो पिछली बार चुनाव हुआ तो कोई आया अपना विधानसभा का चुनाव कर दिया, अब 24 में फिर से चुनाव है, तो कोई अगर कहीं दूर रहता हो कोई भी इंसान तो वो वापस आएगा तो बार बार उसको आना पड़ेगा, बार बार अपना समय निकालना पड़ेगा, बार बार इसको क्या करना पड़ेगा, जाके वोटिंग करने से बचेगा और एक ही बार में सारा काम हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसके साइड इफेक्ट की हम बात करते हैं कि इसमें क्या कमियां हो सकती है, ठीक है। ये कमियां जनरली जो यूपीएससी का रिटन एग्जाम होता है वहां पे जनरली पूछ देता है रिटन लिखने के लिए, तो इसमें कमियों के हिसाब से क्या कर सकते हैं कि जो समय की बात किया गया है, जैसे यहाँ पे कम करने की बात किया गया है, ठीक है। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए जैसे इसी का, तो जो हम लोग कह रहे हैं कि बार बार चुनाव कराने से पैसा खर्च होता है, ये तो 3 साल के बाद फिर से पैसा खर्च होगा ना, है कि नहीं। जैसे यहाँ पे आपको 2 ही साल में तो लगातार मतलब अभी चुनाव हुआ तब तक फिर 2 साल बाद फिर से चुनाव होगा, तो यहाँ पे ज्यादा पैसा भी खर्च होने वाला है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात होनी चाहिए वो भी यहाँ पे नेगेटिव तौर पे आप सोचे, जनरली कभी कभी क्या होता है कोई चुनाव किसी एक चेहरे पे लड़ा जाता है, ठीक है। जैसे लोकसभा का कोई चुनाव है और किसी चेहरे के ऊपर लड़ा जा रहा है, हो सकता है कि विधानसभा में वो चेहरा न दिखे, है ना, क्योंकि वो लोकसभा वाला सीट में चला गया तो विधानसभा में वो चुनाव लड़ेगा नहीं इंसान, तो जब वहां पे नहीं लड़ा जाएगा तो वहां पे हो सकता है कि कोई और चीजें उलटफेर हो सकता है। लेकिन जब ये इकट्ठा होता है तो इसमें सीधा सीधा है कि कोई एक चेहरा बन गया तो भले ही लोकसभा का हो, लेकिन मानसिक तौर पे लोग जो होंगे उसको कहीं पे भी ले सकते हैं और यहाँ से बहुत जो होती है चीजें चेंज होने की संभावनाएं भी होती है, ठीक है। तो अभी हाल ही में इसको लागू करवाना बड़ी मुश्किल काम है, ठीक है, बट फिर भी लोकसभा में इसको पहले जो भी पार्टी यहाँ पे बनती है कैबिनेट मिनिस्ट्री में वो अपना पास करवाएगी, फिर उसके बाद जो होगा आगे राज्यसभा में, फिर उसके बाद राष्ट्रपति के द्वारा इसमें संशोधन किया जाएगा, ठीक है। आर्टिकल भी आपको 324 325 को चेंज किया जाएगा, उसके बाद सारी चीजों को लाया जाएगा, ठीक है। तो अभी ये लागू नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन आने वाले किसी भी इस साल के सारे एग्जाम्स जो भी हैं, चाहे यूपीएससी का होने वाला हो, चाहे बीपीएससी का होने वाला हो, ठीक है, या फिर नॉर्मल कोई एसएससी के भी एग्जाम्स है, तो यहाँ से कुछ पार्ट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एसएससी वगैरह में जैसे बैंक का कितने सदस्य हैं, कौन जो है आपका मेंबर है, ठीक है, अतिथि मेंबर के रूप में था, ये सब चीजें जो है वो यूपीएससी वगैरह पूछेगा, तो इसको बहुत ज्यादा आपको ध्यान में रखना। हाँ, आपने अपने स्टेट के हिसाब से आप देख सकते हैं, जैसे यूपीएससी देने जा रहे हैं तो बिहार में क्या हाल है, यूपी का देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में क्या हाल है, इतना आप देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये सारी चीजें समझ में आई होंगी, लोग करते हैं ऐसा, ठीक है। आगे कोई अगर दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उसको भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, थैंक यू।